पोटेंशियल एक तरह की एनर्जी है पर यूनिट चार्ज की किसी भी पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब जिस तरह से वर्क फाइंड किया जाता है वैसे इसको फाइंड किया जाएगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन ये बनेगी कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कोई पॉइंट है, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट चार्ज का, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पोजीशन है, ये पोजीशन आर वेक्टर, आप इन्फिनिटी से पॉइंट चार्ज लेकर आते हो इस पॉइंट पर, तो उसमें कितना वर्क डन किया है, और आपको कंडीशन फॉलो करनी है, एक्सेलरेशन 0 रखेंगे, ठीक है, और जो चार्ज लेके आ रही है वह Q0 है। इस पॉइंट के लिए आपको करना है इंटीग्रेशन, ठीक है, पर यूनिट चार्ज के लिए। अब आप या तो वैसे कर लो कि स्टार्टिंग से ही करें हम फोर्स को इन्वॉल्व करके, या फिर आपने जो इक्वेशन बनाई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स कैसे आता है, पोटेंशियल कैसे आता है, उससे करोगे। तो हम ये कह देंगे यहाँ पर लेट देयर बी अ पोजीशन P in electric field of a point charge। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी इस पॉइंट पर, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू, हाँ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, डॉट आर कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो जाएगा इसका, इक्वेशन नंबर 1। नाउ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड वेक्टर क्या होगा, dv इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, या फिर एक्स डिस्टेंस लेकर वैसे कर सकते हैं कि एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट है, जैसे कि ये अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स कैप लिख सकते हैं, या चाहो तो ये ले लो डॉट डी आर लेंगे। अगर एक्स पोजीशन पे रखोगे तो डी एक्स लेना पड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब ऑन इंटीग्रेटिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू पोजीशन आर वी गेट इंटीग्रेशन डीवी 0, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होगा 0, और आर डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर, ई वेक्टर क्या है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जो कि अंदर आएगा डॉट डी आर, और पोजीशन देखो यहां पर ये जो 0 पोटेंशियल होगा ना वो कहां होगा, इंफिनिटी पर, ये इसको करस्पॉन्ड करता है, और ये आर पोजीशन पर, ये इसको करस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, याद रखना कि 0 पोटेंशियल कहाँ होता है, वो लिमिट है, वहीं उसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे लगेगी, और ये v पोटेंशियल आपका r डिस्टेंस पर है, इस जगह पर है, तो ये यहाँ लगेगी ये लिमिट। इंटीग्रेशन उल्टा नहीं होना चाहिए, वरना रिवर्स इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम होगी, फिर आपको एक माइनस और लगाना पड़ेगा इसमें। तो ये हो जाएगा आपका, हाँ, dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v, और लिमिट्स क्या होंगी 0 टू v, और ये माइनस के क्यू, और इंटीग्रेशन r टू द पावर -2 होगा, r टू द पावर -2 डॉट डी आर, इसको करेंगे तो क्या होगा माइनस के क्यू
आर टू द पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ? इंटीग्रेशन पावर रूल क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ आर टू द पावर एन डॉट डी आर। पहले क्या करेंगे? पावर को रेज करेंगे बाई वन, तो आर टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। और हमारा ये जो लिमिट्स है हमें पता है, इसलिए इंटीग्रेशन में ये दिक्कत है नहीं कि हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाएं। ये फॉर्मूला है, ये आ जाएगा आर टू दी पावर माइनस वन और लिमिट्स आपका इन्फिनिटी टू आर ऐसा होगी। एक बात ध्यान रखिए, आर टू दी पावर माइनस वन को हम एक्चुअली वन बाई आर ही लिखेंगे। और हाँ, यहां पर एक माइनस भी तो आएगा, क्योंकि डिवाइड में माइनस वन होगा कि नहीं होगा? जो नई पावर होती है उसी का डिवीजन भी तो लगता है। अब देखो, ये हो जाएगा v माइनस जीरो, यानी v इक्वल टू माइनस के क्यू, और ये माइनस वन बाहर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस वन अपॉन आर, और लिमिट्स होगी आर, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको पता है? वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा? क्या? ये डी आर तो इंटीग्रेशन ऑपरेटर है। ऑपरेटर कल बताया था ना मैंने, ऑपरेटर क्या करता है? प्रोसेस करता है। तो यहाँ पर डी आर जो है वो इंटीग्रेशन की प्रोसेस करता है। कौन सी प्रोसेस? इस जगह पर ये है, ये प्रोसेस हो गई, मतलब डी आर का काम हो गया। ठीक है, जैसे हम प्लस माइनस ऐसे लगाते हैं ना, उसी तरीके से डी आर है। तो डी आर का मतलब ये नहीं कि इसके मल्टीप्लाई कर रहा है, भैया ऑपरेट कर रहा है इसे, इंटीग्रेशन ऑपरेटर है। ये बता रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ आर टू द पावर माइनस टू विद रेस्पेक्ट टू आर। अगर डॉट डी यहाँ पर डॉट डीएल होते तो एल की जितनी भी टर्म्स है उनका इंटीग्रेशन होता, फिर डॉट डी होता तो टी के टर्म्स के इंटीग्रेशन ऑपरेट होता। तो यहाँ पर बाकियों को छोड़ क्यों दिया इसने? इसीलिए तो छोड़ दिया क्योंकि इंटीग्रेशन उन टर्म्स का होगा जो आर पे डिपेंडेंट है, और आर टू द पावर माइनस टू किस पे डिपेंडेंट है? आर है ना, इज द फंक्शन ऑफ आर। ओके, तो ये क्या आ जाएगा फाइनली? के क्यू अपॉन आर आ जाएगा। लिमिट्स आपको लगानी आती है सबको। ये लो, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया आपके सामने। अब देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं, जितने भी पोटेंशियल निकालने होते हैं इस इक्वेशन से निकालने चैप्टर में न्यूमेरिकल है उनमें भी इसका यूज होगा, डायरेक्ट इसका यूज होगा। ये इक्वेशन हमने बनाई इसलिए है, ठीक है, कोई झंझट नहीं है और कोई लफड़ा कहीं नहीं। अब देख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ओके, तो फिर इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफिकल रिलेशन इनका ऐसा होगा, वी आर, ये लो, ये ग्राफ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसी ग्राफ में अगर हम ये शो करना चाहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो कैसे करेंगे? दोनों, ये तो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर का है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर, उसको भी शो करना चाहिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये देखो, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसको अगर ऑपरेट करें तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इसमें कैसे शो होगा? इधर से या इधर से? इधर से ना, यहां से शुरू होगा इस तरीके से। ये ग्राफ देखो, ये वाला ग्राफ ये होगा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और ये जो ग्राफ है देखो ऐसे है, ये वाला ग्राफ ये वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का है, ये ई का है और ये वी का है।
ये देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं देखो, फॉर्मूला देखो इसका, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। ये है के क्यू अपॉन आर। तो तीन चीजों पे डिपेंडेंसी हो गई, एक तो मीडियम पर, एक सोर्स चार्ज पर, और एक उसकी डिस्टेंस। तो नंबर वन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। इसके देखो चार्ज एल्जेब्रिक क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एल्जेब्रिक क्वांटिटी है। इसका मतलब ये है कि अगर चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा, चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा। दूसरी डिपेंडेंसी है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, यानी मीडियम की परमिटिविटी पे डिपेंडेंसी है। ठीक है, मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा होती है ना तो पोटेंशियल कम होता है। ठीक है, नंबर थ्री V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड में इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शन रहता है डिस्टेंस के साथ, और पोटेंशियल में इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। दोनों की डिपेंडेंसी अलग अलग तरीके की। तो ये तीन फैक्टर है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन करते हो ना तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये है 3D वेक्टर के लिए इस तरीके का होता है, तो लीनियर वेक्टर के लिए इस तरह से अप्लाई कर दो। लिमिट्स का ही ध्यान रखना आपको, बस सारा काम एकदम सही ही होगा। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होने की बात करते हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो का होता है इंफिनिटी पर। एक बात याद रखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होता है इंफिनिटी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी जीरो होता है, सब कुछ इंफिनिटी पे जीरो होता है। मतलब इंफिनिटी पर होने का मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट चार्ज है ना, इसकी रेंज के बाहर चला गया पोजीशन, तो पॉइंट चार्ज के रेंज के बाहर इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं है, तो ये सारे पैरामीटर नलिफाई हो जाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया था, उसके बाद हमने दो पॉइंट चार्जेस का एक सिस्टम लिया था इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसका निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, अब बारी आती है दो पॉइंट चार्जेस का सिस्टम जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं अपन, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो ठीक है, हमें एक डाइपोल चाहिए, एक पोजीशन चाहिए जिसमें हम निकालेंगे। ये देखो माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू चार्ज। ये डाइपोल का सेंटर है जिसको अपन ओरिजिन कंसिडर करेंगे, दोनों लेंथ होगी। अब एक ये तो सिर्फ एक स्पेशल केस में ही अपन इजी मान सकते हैं इसको, अगर यूनिवर्सल केस फाइंड करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आपके सिलेबस के बाहर की है। तो हम एक पोजीशन लेंगे, ये पॉइंट की पोजीशन है और पॉइंट काफी दूर है, मतलब ये ऐसी जगह पर है जहां पर हम इस डिस्टेंस को r वेरी मच ग्रेटर देन a कहेंगे। ठीक है, सिर्फ इसी केस में स्पेशल केस का डेरिवेशन करेंगे बस। इसके जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे, देखो ये जो एंगल, इसका एंगुलर पोजीशन है, इसको हम कह रहे हैं थीटा। ठीक है, एंगुलर पोजीशन थीटा, और यहां पर कोऑर्डिनेट्स हो गए पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन r कोमा थीटा। r तो उस पॉइंट की डिस्टेंस है, थीटा उसकी एंगुलर डायरेक्शन है, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ओके। अब इसके पास हमारे पास जो इसकी एक डायरेक्शन होती है वो तो आपको पता ही है, रेफरेंस जब जरूरत पड़ेगी तो लेंगे, वरना ये तो एल्जेब्रिक क्वांटिटी है, इसमें तो वेक्टर की जरूरत पड़ने वाली नहीं है अपने को। फिर भी डायरेक्शन पता होनी चाहिए हमें, कौन सी होती है डाइपोल के लिए रेफरेंस डायरेक्शन होती है उसके मोमेंट की, डाइपोल मोमेंट। ओके, उस पॉइंट पे फाइंड करना है पोटेंशियल V, जो कि हमें पता नहीं है। अब मैं कह रहा हूं उस पॉइंट पर पोटेंशियल ये भी प्रोड्यूस करेगा और ये भी करेगा, तो टोटल कैसे आएगा? ये तो एल्जेब्रिक क्वांटिटी है पोटेंशियल, तो एल्जेब्रिक सम से आएगा। तो मैं यहां पर ये पॉइंट रख रहा हूं, लेट अ पॉइंट P कोऑर्डिनेट्स r, थीटा
फ्रॉम अ डाइपोल the total electric potential at this position है जी V इज इक्वल टू होगा V ड्यू टू प्लस क्यू या माइनस क्यू प्लस V ड्यू टू प्लस क्यू टोटल पोटेंशियल इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल्स ऑफ नेगेटिव क्यू एंड पॉजिटिव क्यू चार्जेस। अब पोटेंशियल क्या हमें पता है, एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है के क्यू अपॉन, अब इसका डिस्टेंस नहीं पता, और दूसरे का हाँ निगेटिव चार्ज है ना एक ये वाला, ये निगेटिव चार्ज है और इससे उस पॉइंट का जो हाँ ये डिस्टेंस है मान लो r1, तो मैं कह देता हूं के क्यू अपॉन r1 कैसा निगेटिव, क्योंकि ये माइनस चार्ज, निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल भी निगेटिव, कोई भी चार्ज आएगा एल्जेब्रिक साइन के साथ आएगा इसमें ओके। और दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, तो के इंटू प्लस क्यू के क्यू अपॉन, अब इसका डिस्टेंस आएगा, इसका डिस्टेंस भी पता नहीं है तो एक बार ऐसे ड्राइंग करते हैं, ये मान लेते हैं कि ये लो ये डिस्टेंस है r2, तो देखो ये हो गई आपकी r2 जो डायग्राम में दिखा है वही, ठीक है। अच्छा अब बात ये है कि r1 और r2 कौन सा हमें पता है, मालूम तो नहीं है r1 कितना r2 कितना है, तो क्या करें फिर r1 और r2 को r के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे, उसके लिए क्या करें, हमारा देखो ज्योमेट्री का थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। ये तो कुछ भी नहीं है, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं कूलर की, मैं तो पंखा भी रेयर गैस में चलाता हूँ। देखिए R1 एक तो हम रेडियस R2 का लेंगे, आर्क का एक तो R2 का ले रहे हैं, अबे क्या हो गया, ये लो आर्क है, दूसरा एक तो R2 रेडियस का लिया है और एक R1 रेडियस का ले लेंगे, ये लो और इसको आगे बढ़ा लेंगे, ये लो ये डॉटेड लाइन जो है ना ये हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, तो ये भी डॉटेड रखेंगे ये लाइन से। अब देखो इसको अगर A बोलता हूं, ये B है, ये O है, ये C है, तो आप यहां पर देख सकते हो, इसको एक स्टेप आगे ले लो, के क्यू और अंदर ब्रैकेट के अंदर एलसीएम क्या आ जाएगा R1 R2 और ऊपर क्या आ जाएगा R1 माइनस R2 आ जाएगा, आएगा ना। इक्वेशन नंबर 1, एज R is much greater than A, hence from the figure, अब देखो बाकी काम सारा फिगर में ऐसे लिख रखा है, वो तो फालतू की बातें अपने को नहीं लिखनी है, फिगर में जो कोई भी एक कलाकारी हमने की है ना वो बता देंगे कि ऐसा ऐसा। देखो इधर R1 की वैल्यू में कह सकता हूं यहां तक, तो वहां से यहां तक तो R है और प्लस में इतना और निकाल लेंगे ना तो ये R1 हो जाएगा ना, तो ये साइड और चाहिए कौन सी OB, ये OB जो है ना इसकी वैल्यू है हाँ कितनी है, ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल भी क्या हुआ थीटा, और ये बेस हुआ इस राइट एंगल ट्रायंगल का, ये देखो ये 90 डिग्री एंगल है, इसी तरीके से ये भी 90 डिग्री, तो अंदर वाले में 90, तो ये बेस हो गया, बेस की वैल्यू होती है
कॉस कंपोनेंट, तो ये हो गया ए कॉस थीटा, और ये जो है कौन सा सी, इसको बोलते हैं डी सी, ना ना, हाँ R2 इक्वल टू हो गया, R में से इतना कम कर दो, इसकी साइड का पता तो होना चाहिए ना कितना है ये भी इसका बेस हुआ कि नहीं हुआ, तो ये भी हो गया ए कॉस थीटा। तो मैं ये कह सकता हूं R1 इक्वल टू हो गया R प्लस ए कॉस थीटा, और R2 इक्वल टू क्या हुआ, R माइनस ए कॉस थीटा हुआ कि नहीं, देखो तो जरा, सही है ना, क्या, अरे हाँ दोनों एक जैसे हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो पुटिंग बैक R1 and R2 from equation 2 and 3, in equation 1 we get, so what do we get, V इक्वल टू के क्यू, बताओ R1 का वैल्यू क्या है, गुड, माइनस R1, मतलब उस वैल्यू को माइनस करोगे ना तो यहाँ माइनस का तो R आएगा, प्लस का एक और सेट आएगा, और अपॉन में क्या है R1 इंटू R2, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा नीचे, क्या हो जाएगा ये R प्लस ए कॉस थीटा इंटू R माइनस ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में आ रहा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हाँ गुड, तो ये हो गया के क्यू इंटू ऊपर क्या आ गया, ये R से तो R कैंसिल आवे, 2a cos थीटा डिवाइड विद R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहां, थोड़ा सा पैकेजिंग कर सकते हैं क्या, देखो दो चीजें हो सकती है, एक तो हमारा डेरिवेशन ही इस डोर का है, देखो है ना, cos थीटा जितना भी जोर लगा ले कभी भी 1 से एक्सीड नहीं हो सकता, ये 1 से छोटा ही होगा, और ये ए स्क्वायर का फायदा तो करने वाला नहीं, ये तो नुकसान ही करेगा क्योंकि ये 1 से छोटा वैल्यू है, तो ये टर्म तो cos स्क्वायर थीटा के साथ बैठ के ही अपनी वैल्यू कम कर ली, ऊपर से r इज मच ग्रेटर देन a, तो ऐसे में इस टर्म को तो हम r स्क्वायर के सामने तो इग्नोर कर सकते हैं ना। दूसरी बात, ऊपर जो रायता फैला हुआ है 2aq, इसे क्या लिख सकते हैं हम, p जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर, v इक्वल टू kp cos थीटा डिवाइड विद r स्क्वायर, इन द सिचुएशन r इज मच ग्रेटर देन, ओके। अब यहां पर इसको हम चाहें तो, क्योंकि ये देखो स्केलर क्वांटिटी है और ये जो होता है वेक्टर होता है, अब वेक्टर से स्केलर आना थोड़ा सा हमें कुछ याद दिलाता होगा। मैं एक बात जरा सोच कर देखूं तो एक डॉट प्रोडक्ट होता है फिजिक्स में, कौन सा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कोस थीटा, यहां पर ए वेक्टर ऐसे हो और बी वेक्टर ऐसे हो और दोनों की डायरेक्शंस का डिफरेंस थीटा हो, तब ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या है, पी cos थीटा तो आ रहा है, दूसरा क्या है बेचारा मर खप गया है यहाँ पर कहीं लकड़े में वो गया, लेकिन अगर उसको हम वापस से इमेजिन करें तो वो कौन हो सकता है, देखो पी वेक्टर है ऐसे और इससे थीटा एंगल मेंटेन करने वाला ये वेक्टर कौन सा है, ये है आर वेक्टर, ये है, तो इसका मतलब यहां पर एक स्केलर प्रोडक्ट बनाए तो किसके साथ स्केलर प्रोडक्ट हो सकता है, इसका आर के साथ, तो इसको ऐसे मैं लिख रहा हूं, कैन ऑल्सो बी रिटन एज, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू के पी आर कोस थीटा डिवाइड विद आर क्यूब, ठीक है।
तो इस हिसाब से देखूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, k इंटू पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। एक आर कहीं से उधार लिया है और 2 आर की पावर नीचे पहले से थी, एक और करना पड़ेगा ना मैंने इसको। और अगर हम ये कह रहे कि भाई हमें आर वेक्टर यहां पसंद नहीं है तो कुछ और तरीका भी हो सकता है क्या? तो एक काम कर लेते हैं ना, सिर्फ आर का यूनिट वेक्टर ले आते हैं। मैं ये से लिख सकता हूं, मेरे कहने का मतलब है, और वी कैन ऑल्सो परफॉर्म इट लाइक दिस, v इक्वल टू के टी इंटू 1 इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, और ये आर के ये जो 1 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, के पी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। 1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी यूनिट वेक्टर। कोई भी यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है ना, तो केपी cos थीटा मतलब केपी इंटू 1 cos थीटा कह सकता हूं। ये 1 हम ये मान लेंगे कि वो जो आर वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन है ये। तो ऐसे में मैं लिख सकता हूं v इक्वल टू के इंटू पी वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर लिख सकता हूं ना, या फिर यही देख लो, इसी को लिख सकता हूं मैं कैसे, के पी वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। कैसे? वेक्टर आर डिवाइड विद आर, आर क्या मैग्नीट्यूड, वेक्टर आर डिवाइड विद मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर होता है कि नहीं होता? तो यही हो गया है, तो सीधा इतना रायता करने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये आपके सामने कैसे भी देखो दिखेगा ये भी। और अगर इस तरह से इतना सारा आप चाहते हो ना 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 मुझे तो इतना झंझट नहीं पालना है, तो मत पालो झंझट। ये लो साफ सफाई कर लेंगे थोड़ी सी। ये भी पता होना चाहिए आप। नाउ पोटेंशियल देखो, मैं ये कहूं कि इफ आर इज केप्ट कांस्टेंट, मतलब ये हो गया कि मैं आर को फिक्स कर देता हूं और इस सेंटर से आर डिस्टेंस पर और भी पोजीशंस है, तो ऐसे एक सर्कल बना देता हूं, पूरा एक चक्कर लगा लेता हूं आर रेडियस से। तो इन पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल होगा ना वो cos थीटा के प्रोपोर्शन में होगा। तो मतलब ऐसी पोजीशंस के लिए v इक्वल टू v प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा cos थीटा के। ओके, तो मैं ऐसे में ग्राफ कैसा बनाऊंगा, जो ग्राफ बनेगा वो cos थीटा का जैसा कोसाइनोसॉइडल ग्राफ बनेगा इस तरह से। v इक्वल टू पी आर केपीआर cos थीटा अपॉन के पी आर cos थीटा अपॉन आर क्यूब, ये आपका v बनेगा। और ये आप देख सकते हो कौन कौन सी पोजीशंस पर ये जीरो और इस तरह से पॉजिटिव और निगेटिव होगा। निगेटिव किधर होगा, इस सेगमेंट में निगेटिव पोटेंशियल और इस सेगमेंट में पॉजिटिव पोटेंशियल, क्योंकि इस सेगमेंट में ना थीटा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है ना, इसके ज्यादा पास में होगी पोजीशंस, तो इसका पोटेंशियल हाईयर होगा और इसका लो होगा। और इसके सेगमेंट में आती है ना, ये हो जाएगा पास में और वो हो जाएगा दूर, तो नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, उसकी भी बात करेंगे। ओके, अब देखो यहां पर थीटा इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, पोटेंशियल क्या है 0, देखो, और 270 डिग्री पर भी पोटेंशियल क्या है 0, और इस तरफ आपका थीटा है। इसका मतलब ये हो गया कि 90 डिग्री और 270 डिग्री वो एंगल क्या है, ये 0 डिग्री है, ये तो है 90 डिग्री, और 270 डिग्री का मतलब है ये नीचे की तरफ
ये 270 डिग्री का एंगल। तो मतलब ये हो गया, ये एक लाइन आ गई जो कि इक्वेटोरियल लाइन है। और मैंने आपको बताया इक्वेटोरियल लाइन कितनी हो सकती है डाइपोल के लिए। इनफैक्ट पूरा का पूरा इक्वेटोरियल प्लेन होता है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेटोरियल लाइंस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, होती है कि नहीं? तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि पूरे के पूरे इक्वेटोरियल प्लेन पर कोस थीटा 0 रिजल्ट देगा। और अगर कोस थीटा 0 आ जाएगा ना, तो ये v इक्वल टू 0 नहीं होगा क्या? इसका मतलब डाइपोल का इक्वेटोरियल प्लेन है, 0 पोटेंशियल होगा हर जगह पर। चाहे आप कितना ही तो ऊपर निकल जाओ, चाहे ऐसे निकल जाओ, वैसे निकल जाओ, नीचे की तरफ आ जाओ, ऑल अराउंड इक्वेटोरियल प्लेन पर पोटेंशियल 0 होगा। और उस तरफ निगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, बीच में इक्वेटोरियल प्लेन है एकदम स्ट्रेट सीधा का सीधा 0 पोटेंशियल का होगा। अब सोचो एक प्लेन ऐसा जिसके हर पॉइंट पर सेम पोटेंशियल है, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलेंगे? देखो, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और फॉर्मूला जो पोटेंशियल का आ रहा है सेंटर है, सेंटर से पोजीशन वेक्टर होगा अलग अलग डायरेक्शंस में पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा Kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हमने ये सोचा था कि cos थीटा जहां पर 0 हो जाए तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि P वेक्टर ऐसे है तो 90 डिग्री पर ऐसे। ये एक पूरा का पूरा प्लेन होगा, ये पूरा का पूरा प्लेन होगा जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर जगह पर 0 होगा, और ऐसा प्लेन बोला जाता है इक्विपोटेंशियल प्लेन। तो ऐसे और भी प्लेन होते हैं, इस तरफ जितने भी प्लेन होंगे उन पर पोटेंशियल कैसा होगा? नेगेटिव। और इस तरफ जितने भी पोटेंशियल होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? पॉजिटिव, क्योंकि जो चार्ज ज्यादा पास होगा वो उस एरिया में उसका पोटेंशियल इफेक्टिव रहेगा। बाकी क्या होगा? बाकी ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे, देखो इस तरह के, फिर इस तरह से, हाँ ऐसे, और फिर इस तरीके से। इस तरह से, और यहां पर पहले इस तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, देख रहे हो? ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेज फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हर एक सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना हर तरफ सेम है। मैं कह रहा हूं जैसे ये सरफेस है पूरी की पूरी, तो इसके हर पॉइंट पे इक्वल पोटेंशियल है। ऐसी सरफेसेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। जो बीचों बीच है वो प्लेन होती है, बाकी थोड़ी इस तरह कर्व्ड होती है। ये सरफेसेस है, मतलब ये सिर्फ है ना ये सर्कल की जैसे 2D ज्योमेट्रीज नहीं है, ये 3D में है, इस तरीके से 3D में है ऑल अराउंड, ठीक है। और इस पर पोटेंशियल मान लो +3 वोल्ट है ना, तो इसके हर पॉइंट पर +3 वोल्ट पोटेंशियल मिलेगा आपको। अगर यहां पर +2.4 वोल्ट है तो हर पॉइंट पर 2.4 वोल्ट मिलेगा आपको। और इस तरफ की बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज की तरफ की सरफेस है, इस पर अगर -3 वोल्ट है तो हर पॉइंट पर -3 वोल्ट। यहाँ -2.3 वोल्ट है तो हर पॉइंट पर -2.3 वोल्ट मिलेगा। आगे होगी बात समझ में? तो इस तरह से अब अपने को एक अगला टॉपिक जो मिल गया वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये सेंटर वाली जो सरफेस है 0 पोटेंशियल की सरफेस, इस तरफ कैसा? पॉजिटिव पोटेंशियल, इस तरफ कैसा? नेगेटिव पोटेंशियल। दैट्स इट।